नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज जो टॉपिक है इकोसिस्टम, यानी कि जो हम लोगों ने इकोलॉजी टॉपिक जो पढ़ा था उसका जो दूसरा पार्ट है वो यही है इकोसिस्टम। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक प्रश्न में यानी प्रत्येक एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो बीए के एग्जाम हो तो स्पेशली चैप्टर कर एक एग्जाम ही कर दिया गया है पर्यावरण का, वो सबको देना पड़ता है। और इससे प्रश्न बहुत कुछ पूछे जाते हैं। ये आपका चाहे सीटेट हो यूपी टेट हो, कुछ ना कुछ इससे बेसिस पे प्रश्न जरूर निकल के आ जाते हैं। कोशिश करते हैं आपको समझाने का और आप लोग कोशिश करिएगा समझने का। क्या है, केवल ये समझ के ऊपर डिपेंड करता है। जो आसपास जो घटनाएं घट रही है वही हमारी परिस्थिति तंत्र कहलाती है। बस उसको देखना है, आपके नजरिए में उन चीजों को अपने मन में बसा लेना है कि हाँ यार ये तो ऐसा होता था, बस उसको समझना है बेटा, और कुछ भी नहीं है। इसको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इंग्लिश में इकोसिस्टम क्या होता है? जीवों और भौतिक पर्यावरण। मतलब क्या हुआ, जो जीव है, जो इस धरती पर यानी इस पृथ्वी पर अगर जीव है तो उसके आसपास का कोई ना कोई पर्यावरण होगा, यानी वो कहीं ना कहीं तो अपना निवास स्थान बनाए है। तो उस निवास स्थान पर और उस जीव का जो भी आपस में पारस्परिक संबंध है वो किस प्रकार है, कैसे है, इसी का अध्ययन हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। बस इतनी छोटी सी बात है। अगर कोई कीड़ा है या कोई जीव है, वो कहीं रह रहा है, उसका कोई ना कोई स्थान अवश्य होगा। ऐसा तो है नहीं वो बिना स्थान के। अगर चिड़िया है तो घोंसला बना के रहती होंगी और आकाश में उड़ती हैं। बंदर है वो भी हमारा पेड़ों पे रहता है। मनुष्य है वो आवासों में रहता है। अगर वो ठंडे प्रदेश में है तब भी वो इग्लू, एक मकान की श्रेणी होती है, उसमें जो अगर हम आइडिया लगाए यहाँ पे बना, जो इस कैटेगरी का बना के बर्फ में बना के रहते हैं, सो इग्लू बोलते हैं। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि इग्लू क्या है। ठीक है, मैंने रफ कर दिया इसको। तो वो भी कहीं ना कहीं आवाज, वो भी अपना जीवन पार्जन कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उनका नेचर डिपेंड कर रहा है। जो व्यक्ति जहां पर है, ठीक है, तो उसके हिसाब का जो पर्यावरण है उसके आसपास का, तो वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी का अध्ययन करना हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। कितना इजी है। ठीक, ओके, चलो ये मैंने पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि जो इकोसिस्टम शब्द है इसकी उत्पत्ति 1935 में एजी टांसले नामक महानुभाव थे। क्या थे? एजी टांसले नामक महानुभाव थे। उन्होंने इसका नामकरण किया, यानी इसका नाम दिया कि हाँ ये यार इकोसिस्टम है। और ये एक ओपन सिस्टम होता है, यानी खुला विवृत होता है। इसको समझने का प्रयास करिए। ये क्या भला हो गई भाई, ओपन सिस्टम यानी खुला विवृत क्या होता है? खुला विवृत ये होता है जैसे जंगल है, तो जंगल में अगर शेर को भूख लगी है तो क्या वो खाने का वेट करेगा? वो तो शिकार करके खा लेगा, यानी उसको कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि वो खुला है, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंधित एरिया नहीं है। अब आप चिड़ियाघर में जाइए, तो चिड़ियाघर में खाना खाने के लिए शेर क्या करेगा? शिकार तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके जो उसका निवास स्थान है वहां पे तो हिरण घूम नहीं रहा होगा। तो क्या होगा, वो खाने का वेट करेगा। हाँ, जो कर्मचारी होंगे वो उनको खाना देंगे तभी वो अपना पेट भर सकेगा। तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो यहाँ पे इकोसिस्टम काम नहीं करती, ये तो जबरदस्ती का बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम यानी खुला विवृत है, जहाँ पे प्रत्येक जीव अपने खुले वातावरण में रह रहा हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि खुला ये ओपन सिस्टम इकोलॉजी इकोसिस्टम है क्या। ठीक है, तो चिड़ियाघर और नॉर्मल जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, बाउंड्री कर दी जाती है चारों तरफ कि हाँ यहाँ पे आप जो भी है मनुष्यों के लिए प्रतिबंधित एरिया हो जाता है, और जीवों के लिए चलो आप जहाँ पे जाना है अपना विचरो, घूमो फिरो और अपने हिसाब से रहो। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ, इन्हें सभी जीव समूहों में जो भी जीव है उनका प्रत्येक जीव का एक एक समूह होता है, वो सभी पारिस्थितिकी है। वनस्पति जो प्राणी है वो भी एक जो वनस्पति है वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम रखते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र उनमें आपस में रहता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समझ गए ना, अगर पेड़ है तो वो भी अपने आसपास को कोई ना कोई वातावरण रह रहा है। धान है, धान ऊसर में तो नहीं हो जाएगा ना, धान कहाँ होगा, एक जो जहाँ पे पानी ज्यादा होगी तो वहां का इकोसिस्टम अलग है। गन्ना है, अब
काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास होता है। तो कपास हर जगह तो नहीं होगा ना। अब कपास का खुद का एक इकोसिस्टम है, यानी वो जब काली मिट्टी होगी तभी वो अपने आप को डेवलप कर पाएगी, है ना। तो प्रत्येक जो पौधा है, जो हमारा वनस्पति है, उसका भी एक अपना अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। अब गर्मियों में आम लगते हैं, है ना। अब गर्मियों में सर्दियों वाली चीज थोड़ी ना लग जाएंगी, है ना। तो ये चीज आपको समझना होगा कि प्रत्येक वनस्पति हो चाहे जीव हो, वो अपना अपना अलग एक इकोसिस्टम लिए है। तो आप प्रश्न समझते हैं, एक छोटा सा तालाब है, छोटा तालाब, वो भी अपने आप में इकोसिस्टम रखता है। क्यों? तालाब में छोटी हमारे शैवाल होंगे, कवक होंगे, बीमा होंगे, उनको छोटी छोटी मछलियां होंगी, बड़ी भी मछलियां होंगी, बगुला भी आते हैं पानी पीने, सब कुछ आते हैं, नदी भी, ठीक, समुद्र भी, और हमारा वन भी, रेगिस्तान भी, और एक संपूर्ण पृथ्वी भी एक इकोसिस्टम है। क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके मैंने एक अलग अलग डिवाइड कर दिया, आप इसको समझ जाइएगा। समुद्र, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एक स्थायी इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम वो समुद्र का है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, स्थायी इकोसिस्टम, सबसे बड़ा समुद्र इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र वो समुद्र है, ठीक है, याद रखोगे। वन रेगिस्तान एक अलग अपना कोई, वहाँ पे उसके जो रेगिस्तान में नाग फलियां होती हैं, तो वो यहाँ पे तो नहीं हो गई ना, ठीक। तो सबका एक अपना अपना अलग इकोसिस्टम है। एक शब्द आया इकोनिक, क्या शब्द मिला, इकोनिक। इकोनिक क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम में जीवों के विशेष समूह, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें एक जीवों का अपना अपना विशेष समूह होगा, उसको इकोनिक बोलते हैं। एक शब्द हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, इकोटोन। क्या शब्द था, इकोटोन, कहाँ लिखूं, ठीक है, इकोटोन। इकोटोन एक शब्द था, और इसका मतलब हमने आपको बताया था, तो दो विभिन्न समूहों के बीच के स्थान को, जैसे ये क्या है, वन है, यानी ये वन है तो वन का एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा, और उसी के बगल में मैं जल का इकोसिस्टम लिख दूं, यानी कि नदी है या समुद्र है, जो भी है। तो क्या हुआ, वन और जल के जो बीच का स्थान होगा, वहां पे भी तो कोई ना कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये जो डेवलप हुआ, यानी कि वन का अलग का और जल का अलग इकोसिस्टम जो बीच में डेवलप हुआ, उसे बोलते हैं इकोटोन। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से आप इकोटोन को समझ गए होंगे क्या होता है इकोटोन, ठीक है। अब लिखा है, एक दूसरे में हस्तक्षेप करेंगे तो संतुलन बिगड़ जाता है, यानी बिगाड़ देते हैं। एक दूसरे का हस्तक्षेप का मतलब क्या, वन ज्यादा हो काट दो, जल कम कर दो, तो क्या हुआ, अगर इन दोनों ने आपस में हस्तक्षेप कर लिया तो क्या हुआ, जो बैलेंस होता है वो खत्म हो गया। अगर पेड़ ज्यादा कर दिए जाए, पानी कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, पेड़ भी नष्ट हो जाएंगे, और जल तो वैसे भी नष्ट हो रहा है। जल ज्यादा कर दिया जाए, जहाँ बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है, पेड़ भी नुकसान हो जाते हैं। वहाँ की जो परिस्थिति है या जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, वो सब बिगड़ जाता है। यानी कि जो बैलेंस प्रकृति ने हमें दिया गया है, उसको अगर मेंटेनेंस रखा जाए, बराबर रखा जाए, तो क्या होगा, कोई आपस में एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, और जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। यही इसका बात का संचालित ऊर्जा, इसको समझिए। ये हमारा एक अभी एग्जाम हुआ था, एओ एंड ARO एंड RO का जो एग्जाम हुआ था, उसमें इसी से प्रश्न पूछा गया था। संचालित ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्रमुख और एक दिशी। क्या हुआ, जो ऊर्जाएं संचालित होती है उसमें जो मेन ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, जो हमारा सूर्य है, अगर वो ना हो तो ये पारिस्थितिकी तंत्र कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सौर ऊर्जा जो है वो प्रमुख है, और ऊर्जा जो होती है वो एक दिशा में चलती है, यानी मुझसे किसी और में गई, और से कहीं वापस घूमती नहीं है, तो वो एक दिशा में डाइवर्ट होती रहती है। ये चीज समझ में आएगा। तो ये पूछा गया था कि जो मेन ऊर्जा स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र। मैंने जमीन की बात करी थी, तो वन्य जीव अभ्यारण्य अगर बना दिया जाए निश्चित क्षेत्र में, जैसे इटावा में लाइन सफारी है, इटावा में लाइन सफारी है, तो क्या हुआ कि उस निश्चित एरिया में शेरों का निवास स्थान है, तो क्या वो निश्चित नहीं हो गया, ये सुनिश्चित कर दिया गया कि यही क्षेत्र है, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र शेरों के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। तो भूतल पर यानी जमीन पर निश्चित क्षेत्र हो जाता है। अब ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है वो आपको समझना, जल चक्र के द्वारा भी होता है, कार्बन चक्र के द्वारा होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चक्र होते हैं। इनको स्पेशल अगर वीडियो बनाया जाए तो ये अलग अलग अपने में एक महारत हासिल किए हुए हैं। तो जल चक्र का छोटा सा अगर मैं बनाऊं, थोड़ा सा जल चक्र, समुद्र है, तो समुद्र में क्या होता है, धूप आई, धूप से क्या हुआ, वो भाप बना,
भाप के बना, ऊपर बादल बन गया, बादल से संघनित हो गया, फिर पानी बरसी, और जब पानी बरसा तो क्या हुआ, फिर वो का समुद्र में मिल गया। तो ये एक जल चक्र है। ऐसे ही करके हमारे कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये एक दूसरे को ऊर्जा रूपांतरण करते रहते हैं। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सिर्फ समझने वाली है और कुछ नहीं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। और ये सबको पता है कि प्राकृतिक कारण से भरपाई संभव, मैंने इतना ही लिखा है, इसको समझाना पड़ेगा। प्राकृतिक कारण से अगर कोई परिस्थिति तंत्र में नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई वो प्रकृति खुद ही कर लेती है। अगर बाढ़ आ रही है तो उससे अगर नुकसान हो रहा है तो कुछ दिनों बाद वो बाढ़ से अपन जो भी परिस्थिति जिसमें डिस्टर्ब हुई है वो अपने आप भरपाई कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही परिस्थिति तंत्र में मानवीय कारण से अगर हस्तक्षेप हुआ, मानवीय कारण से उसमें कुछ डिसबैलेंस किया गया, तो उसकी भरपाई संभव नहीं है। इसका उदाहरण बहुत सिंपल सा ले लेते हैं कि मानव प्रदूषण जो कर रहा है उससे भी परिस्थिति तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उसकी भरपाई तभी हो सकती है जब मानव प्रदूषण करना थोड़ा कम करे और धीरे धीरे उसको पेड़ों को लगाना ज्यादा करे। पेड़ों की कटाई से क्या हो रहा है कि हमारे परिस्थिति तंत्र में जो ग्लोबल वार्मिंग इसका मुख्य रीजन है वो निकल के आ रहा है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई थी, कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई थी, वो इसे यही रीजन है। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापमान है, तो ये यही इस मेन रीजन यही है कि हम लोगों ने जो परिस्थिति तंत्र के साथ जो प्रकृति ने हमें जिसका जो हिसाब दिया गया था उसमें हम लोगों ने अपने विकास के लिए उसको काटा और अपना यूज किया और उसको पुनः लगाने का प्रयास नहीं किया। इसी वजह से ये सब जो घटनाएं हो रही हैं वो मेन रीजन यही, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सतत विकास, एक शब्द जो लाया गया है, सतत विकास का मतलब यही हो रहा है कि हम लोग उस तरीके से यूज करेंगे कि जो आगे की पीढ़ी है वो भी उसका उपभोग कर सके, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जो प्रकृति अगर किसी परिस्थिति तंत्र को नुकसान पहुंचा रही तो उसकी वो क्षति पूर्ण कर देगी, लेकिन अगर मानवीय क्षति यानी प्रदूषण फैल रहा है तो उसका रोक पाना बड़ा असंभव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अगर एक शब्द में बायोमास, इसको और समझ लीजिए। बायोमास क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है जैव भार। क्या होता है? जैव भार, यानी कि एक स्थान पर जो जीव रह रहे हैं उनका वजन या भार कैसा है, उससे समझते हैं जैव भार। ये उत्पादकता थोड़ी देर बाद समझते हैं कि क्या चीज मैंने ये लिखी है, क्योंकि पहले ही आपको ये समझना है कि ये मैंने क्या बनाया है, ठीक है। ओके, समझो। मैंने कहा इकोसिस्टम के दो घटक मैंने लिखे हैं। एक लिखा है जैविक घटक, कौन सा है? जैविक घटक। और एक लिखा है अजैविक घटक। दो घटक लिखे हुए हैं। तो जैविक घटक में क्या हुआ, जो जीवों के द्वारा घटक हो रहे हैं, जैसे उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। ये अपने आप में एक कुछ बड़ा सा है, इसको यहाँ पे हम रफ करते हैं और इसको प्रयास करते हैं समझने का कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उत्पाद हुआ, ठीक। उत्पाद मान लीजिए कोई घास हुई, ठीक, ओके, ये हमारी घास है। घास का मतलब क्या हुआ? ये उत्पादन हुआ। अब घास को खाने वाले हिरण, ठीक, और खरगोश, ओके। अब आपको क्या समझ में आया कि घास जो उत्पादन हुआ इसको कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएंगे। तो उपभोक्ता को कितने प्रकार में बांट दिया गया है? 3 प्रकार का। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, 3 भागों में बांट दिया। तो ये हिरण जो है वो किस में आ गए? प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए, ठीक है। यानी पहले जो घास है उसको जो सबसे पहले जिसने खाया, यानी कि जो शाकाहारी हुए, ठीक है, वो किस में आ गए? प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। इस चीज को समझ गए होंगे, यानी शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अब हिरण और खरगोश को जो खा रहे हैं, ठीक है, हिरण को खाता है शेर और खरगोश को खाता है सांप, ठीक। शेर और जो सांप है वो काहे में आ गए? द्वितीयक उपभोक्ता में। यानी कि क्या समझ में आया कि द्वितीयक उपभोक्ता में वो आते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है।
शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी में द्वितीयक उपभोक्ता, और जो तृतीयक उपभोक्ता है वो सर्वाहारी हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ? जो मांस भी खा रहा है और बिना मांस का, दोनों चीजें। जैसे कि मनुष्य है ना, मनुष्य आता है। अब सांप को कौन खाता है? मोर। तो मोर तृतीयक उपभोक्ता में हो गया, यानी ये तृतीयक उपभोक्ता। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से। इसके आगे आई होप आप लोग इसको पढ़ोगे तो और समझ में आएगा क्या है कि जो घास है जो पहली बार उत्पादन हुआ, उसको जो पहली बार खाया वो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी लोग, और जो शाकाहारी लोगों को खाया मांसाहारी लोग, तो वो हमारे द्वितीय उपभोक्ता में हो गया, और जो मांसाहारी लोगों को खा गए वो तृतीय उपभोक्ता में हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब एक नाम दिया गया है अपघटक, इसको समझते हैं। अपघटक का क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये तो मोर की भी तो डेथ होती है, मोर भी तो मरता है, शेर भी तो मरता है, ये सब लोग मरते हैं। तो जब ये लोग मर गए तो क्या होगा? जब कोई डेड बॉडी, आप लोगों ने देखा होगा कि बछड़ा अगर मर जाता है तो वो उसको कहीं ऊसर में गाड़ते नहीं, कुछ लोग तो जमीन पे छोड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे 2-4-5 दिन में वो अपने आप जमीन में मिल जाता है। तो ऐसा काम जो करते हैं उन्हें अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक। और अपघटक जो करते हैं वो पृथ्वी के सफाई कर्ता भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? यानी कि पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र का सफाई करता है वो कौन है? अपघटक है। जो छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं वो उसको साफ करने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अजैविक घटक क्या हो रहे हैं? अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। इन घटकों से भी हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव पड़ता है। अगर ये ना हो तो पारिस्थितिकी तंत्र भी हमारा इधर डिसबैलेंस हो जाए और उसका निर्वहन ना हो पाए। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे कार्बनिक घटक हो गए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अगर मनुष्य के अंदर में बात करें, यानी किसी जीव में अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसमें पाचन नहीं हो पाएगा, तो वो अपने आप को कैसे जीव यानी जिंदा रख सकते हैं। अकार्बनिक घटक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी वजह से भी हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र मूव करता रहता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ना हो तो कोई जीव नहीं रह पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो क्या समझ में आ रहा है? तो इनका भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अपना अपना योगदान है। और भौतिक घटक जो हमारे सामने दिख रहा है, प्रकाश इंपॉर्टेंट है, ताप इंपॉर्टेंट है। देखो अगर प्रकाश नहीं होगा तो भोजन कैसे पेड़ बनाएंगे? इसका भी एक अलग सा एक चैप्टर है कि जो हमारा प्रकाश आता है, प्रकाश से जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां जो पौधों का किचन बोला जाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है और बकायदा जमीन से नाइट्रोजन लेता है। ऐसा कुछ करके इनका हिसाब चलता है। ताप, अगर ताप ज़्यादा ठंडा हो गया तो क्या होता है ना, पौधे जम जाते हैं, उनकी जो कोशिकत्व होता है वो कमज़ोर हो जाता है और जिसकी वजह से वो पेड़ अपने आप में मुरझा जाता है। अगर ताप ज़्यादा हो गया तब भी पेड़ पौधा मुरझा जाते हैं। नहीं, गर्मियों में पेड़ पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इनका भी होना बहुत आवश्यक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम में जैविक घटक और अजैविक घटक अपने अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ठीक है, अब एक उत्पादकता नाम है, इसको समझ लीजिए। उत्पादकता का मतलब क्या हुआ? उत्पादकता का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर उत्पादक कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होंगे, ये आपको सोचने की बात है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर उत्पादकता जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा। जहाँ पे उत्पादकता ज्यादा होगी तो वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है यानी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता एक शब्द मिलेगा आगे चल के, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको पृथ्वी बना के दिखाऊं, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, आकार है मान लीजिए, और यहाँ पे मैं अगर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बताता हूँ, ये यूरोप है और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ये हमारी हल्की सा इंडिया बना देता हूँ, और यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया टाइप का, रशिया करके ऐसा, जापान थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। अब आज समझिएगा, पृथ्वी मूव कर रही है, ये भी आपको पता है। और पृथ्वी जब मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिग्री पे और एक अभी आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा, एक इसको इक्वेटर लाइन काट रही है, यानी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है। ठीक,
आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। इस पर क्या होता है ना, जो सूर्य होता है ना, साल भर यानी पृथ्वी एक साल में यहाँ पर रोशनी बहुत अच्छी पड़ती रहती है, यानी 0 डिग्री पर रोशनी। इसको दूसरा नाम भी आप लोग ध्यान रख लो, विषुवत रेखा। थोड़ी सी भूगोल भी इसमें आती है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, विषुवत रेखा। अब क्या हुआ कि ये जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी पड़ती है, और जहाँ पे बेटा सूर्य की रोशनी अच्छी पड़ती है वहाँ पे फल फूल उत्पादकता, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा अच्छे हो जाए। कि जब पेड़ पौधे ज्यादा हो रहे हैं तो उत्पादकता ज्यादा हो रही है। तो उत्पादकता आपको क्या समझ में आया, कहाँ पे ज्यादा होगी, यानी भूमध्य रेखा के आसपास उत्पादक क्षेत्र ज्यादा होता है। ठीक है, तो कौन से उत्पादक क्षेत्र कितना है वो समझिएगा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक लाइन है, कितने पर, 23.5 डिग्री पर, जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ यानी नॉर्थ में, और यहाँ पे साउथ पे। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य आप बहुत तेज चमकता है, यानी यहाँ पे जो रोशनी है बहुत अच्छी रोशनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, तो उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ हो गई, भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में उत्पादन जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक है। ठीक, क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो साल भर पड़ता रहता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो यानी 66 डिग्री पर जाएंगे, लगभग 66 से 1/2 नॉर्थ पे, और नीचे भी जाएंगे 66 डिग्री 1/2 साउथ पे। तो यहाँ पे इनकी अपेक्षा थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सर्दी ज्यादा होती है। और इनके जो ऊपर ध्रुवों पर चले जाए, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे उत्पादकता बिल्कुल 0 होती चली जाती है, क्योंकि ये पूरे 6 महीने तक बर्फ से ही ढके रहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि जहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र, अब वहाँ के आसपास क्षेत्र में आपने देखे होंगे वहाँ जलीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टियाँ यहाँ पे ज्यादा होती है, तो उत्पादन क्षेत्र तो ज्यादा ही होगा ना। ठीक, और जो इसके आसपास है तो ये घास के मैदान यहीं पे सबसे ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे कुछ कमजोर पाया जाता है। और ऊपर जो नॉर्थ साउथ में है, बस इतनी सी समझ लो कि यहाँ पे बर्फ से ढके रहते हैं, तो वहाँ पे उत्पादकता कम होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सीखे, प्रश्नों को समझेंगे क्या है। तो मैंने एक प्रश्न आपको बताया था, स्थायी परिस्थिति, यानी कि स्थायी इकोसिस्टम सबसे ज्यादा कहाँ है, समुद्र में है। ठीक है, क्या है स्थायी जो इकोसिस्टम है वो कहाँ पे है, समुद्र में है। और एक शब्द है पारिस्थितिकीय पदछाप। कौन सा शब्द, पारिस्थितिकीय पदछाप, यानी कि मनुष्य जहाँ रहता है, जो जीवन निर्वाह करता है, तो वहां की जो जमीन होती है उसको पदछाप बोलने लगते हैं। ठीक है, ओके। अब 2 प्रकार के इकोसिस्टम हो गए, एक मानवीय इकोसिस्टम हो गए और एक प्राकृतिक इकोसिस्टम हो गए। मानव के द्वारा जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जैसे क्या जो धान का खेत है वो इकोसिस्टम नहीं है, बिल्कुल है इकोसिस्टम। ठीक है, ऐसे करके जो प्रकृति ने बनाए वो अलग अलग इकोसिस्टम हो गए, जो आप लोग देख रहे हो सब कुछ, और जो मानव के द्वारा इकोसिस्टम बनाया गया है वो। ठीक है, एक प्रश्न अभी पूछा गया था, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखवाने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है बेटा देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून में। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मिलाए भी जा सकते हैं। कहाँ पे मिला, देहरादून में। ठीक है, और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है, क्या मैंने बोला, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग, राइटिंग देख लेना बेटा, इंजीनियरिंग संस्थान, ये कहाँ पे है, ठीक, ओके, ये है नागपुर में। कहाँ पे बेटा, नागपुर में। ठीक, और एक बुक है प्रजातियों की उत्पत्ति। क्या है बुक का नाम, प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजातियों, ये तो बहुत अच्छी बुक है, और इसके हिसाब से तो बहुत कुछ हम लोगों ने ढूंढ पाया है, वैज्ञानिक लोग ढूंढ पाए हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति, ये बुक है, ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। इनका नाम बहुत बार सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है,
प्रश्न हैं उनको समझते हैं क्या है। एक प्रश्न बोला इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा जीव है जो अपघटक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है, वो जीव का नाम बताइए। यानी कि जो अपघटक भी करता है, यानी अपघटन भी करता है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है, ठीक, उस जीव का नाम है चींटी। याद रखोगे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता भी है और सॉरी और अपघटक भी करता है। ठीक, अब दो चीजों की बात और करते हैं। एक है लैंटिक आवास, प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एक है लैंटिक आवास और एक है लोटिक आवास। अगर कोई कह दे कि जो तालाब है वो कौन सा आवास है, लैंटिक आवास होगा या लोटिक आवास होगा, ठीक है, नदी जो है वो लैंटिक आवास होगी या लोटिक आवास होगी, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या बताओगे। लैंटिक जो होता है वो स्थिर जल में आवास जो होते हैं, वो कौन सा जल, स्थिर जल। और ये कौन सा होता है, लोटिक, लोट रहा है, आप ऐसे याद रखो, जो लोट रहा है, लोट रहा, और लैंटिक जो स्थित है, ये बहता जल। ओके, यानी लोटता हुआ जल, बहता हुआ जल, यानी कि इसमें नदी आ जाएगी और इसमें तालाब आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, लैंटिक आवास में और लोटिक आवास में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब एक मैं वाक्य बोल रहा हूं, मैंने बोला पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। कौन सा, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, ये एक शब्द है। ये कहां पे नारा प्रयोग किया गया था, ये चिपको आंदोलन में प्रयोग किया गया था। ठीक, कौन से, चिपको आंदोलन में प्रयोग किया गया था। एक मैं शब्द लिख रहा हूं, गहन पारिस्थितिकी, ठीक है, एक शब्द मैंने प्रयोग किया, गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी। इस शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक, एक इकोलॉजी शब्द था, एंस्ले कुछ नाम था, और इकोसिस्टम एजी टांसले नाम था, और गहन पारिस्थितिकी ये किसने बोला, ये बोला था अर्नीज नेज। किसने बोला, अर्नीज नेज ने। ठीक है, ये आप लोग नाम याद रख लेना। ठीक है, ओके, अब मैं कुछ अधिनियम बता रहा हूं, उनको देखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अधिनियम कौन कौन से हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, एक है वन्य जीव संरक्षण नियम, ठीक, ओके, अधिनियम, और एक मैं बोलूं प्रोजेक्ट टाइगर, और एक मैं बोलूं आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक, और अब मैं बोलूं जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी नियम, जैव विविधता अधिनियम, और एक और मैं बोल रहा हूं वन संरक्षण, यानी ये वन्य जीव है और एक वन संरक्षण। मैंने इसको साथ साथ इस वजह से लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो, ये वन संरक्षण है, ये वन्य जीव संरक्षण नियम। ठीक, अब इनको समझिएगा। वन्य जीव ये आया था 1972 में, याद रखोगे, वन्य जीव संरक्षण नियम कब आया, 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर जो आया वो 1973 में, एक साल बाद ही आ गया तुरंत। ठीक है, अब एलिफेंट थोड़ी देर, बहुत टाइम लग गया, लेकिन 1992 में ये भी आ गया, और जैव विविधता ये या तो याद ही रखना, ये 2002 में आया था। ठीक, ओके, अब वन संरक्षण नियम ये कब आया, ये आया आपका 1980 में। ये अधिनियम क्या होते हैं, इनको संरक्षण रखने के लिए और इनको बचाने के प्रयास करने के लिए ये अधिनियम लाए जाते हैं कि बार बार ये मनुष्य भी इसका नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि एलिफेंट टाइगर जो आया था, जब हमारे बाघ बहुत कम बचे हुए थे, तो बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। ऐसे एलिफेंट बचाने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया है। ठीक है, ओके, अब हम लोग कुछ पिरामिड के द्वारा कुछ चीजों को समझते हैं, कैसे जैव भार में पिरामिड, जीव संख्या में पिरामिड, ठीक है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है वो समझिएगा। मैं जीव संख्या का सीधा पिरामिड बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। जीव संख्या समझ रहे हो ना, किसकी संख्या कैसी है, कहाँ पे किसका ज्यादा है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक पिरामिड बोलूं सीधा सा, ये है पिरामिड, तो नीचे की तरफ
ये है, इसका तात्पर्य ये बहुत ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पाद है। ठीक, उत्पाद से कम हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता और उससे कम तृतीयक उपभोक्ता और लास्ट में सर्वाहारी है, इसी के अंदर सर्वाहारी रख देते हैं। ठीक, ये समझ में आया? यानी कि इनकी संख्याओं की बात हो रही है। ठीक, संख्या यानी उत्पाद की संख्या सबसे ज्यादा होगी, उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता। अगर सोचो मैं शेरों की संख्या ज्यादा कर दूं, हिरण की कम कर दूं, तो शेर इतने हो जाएंगे कि वो मनुष्य का जीना मुश्किल कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? जो भी संख्याएं हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाएंगे कि ये संख्या इतनी होगी, ये संख्या इतनी होगी, ये संख्या इतनी होगी। ठीक है, अगर मैं पेड़ पौधे बहुत ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? तो हर जगह पेड़ पौधे हो जाएंगे, तो जीवों का रहना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, है ना? ठीक है, तभी रहने के लिए जीव जो होते हैं पहले घास को हटाते हैं, तभी वहां पे रहने का प्रयास करते हैं, रहते हैं। अगर मैं ये चीजें दूसरे हिसाब से परजीवी में देख लूं तो ये वृक्ष हो जाएगा, उसके ऊपर चिड़ियां हो जाएंगी और उससे सबसे ज्यादा हमारे परजीवी हो जाएंगे। परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। अब इनकी संख्या देखिए, तो वृक्ष की जो संख्या है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और ये अरे उल्टा हो गया, ये उत्पाद हो गया और ये प्राथमिक और ये द्वितीयक या सर्वाहारी में दोनों में आ जाता है। तो वृक्ष जो है उसकी संख्या कैसी है? वृक्ष की संख्या कम है चिड़ियों की संख्या की अपेक्षा, चिड़ियों की संख्या ज्यादा है वृक्ष की अपेक्षा, और परजीवों की संख्या जो है वो चिड़ियों की संख्या से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे पिरामिड सीधा बन गया और यहाँ पे पिरामिड उल्टा बन गया। अब मैं वो जैव भार पे बता रहा हूँ। जैव भार हमने आपको एक पॉइंट आपको सिखाया था ना, जैव भार। जैव भार का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित स्थान, उसमें जितने जीव रहते हैं उनका भार कितना है। ठीक है, ओके, मैं इसी को बता रहा हूँ जैव भार के हिसाब से। तो जैव भार में ये सीधा बन जाएगा तुरंत। क्यों? वृक्षों का जो भार होगा, वृक्षों का जो भार होगा वो चिड़ियों से तो ज्यादा होगा, और चिड़ियों का जो भार होगा वो परजीवों से ज्यादा होगा। देखो सिंपल सा, भार में ये चीज उल्टी सीधी हो जाती है, लेकिन संख्या में ये चीज उल्टी हो जाती है। इस चीज को समझने का प्रयास करिए। वृक्षों की जो संख्या है, वृक्षों का जो वजन है यानी भार है, वो चिड़ियों से ज्यादा होगा, और चिड़ियों का भार वृक्षों से कम होगा, परजीवियों से ज्यादा होगा, और परजीवियों का भार जो होगा वो सबसे कम होगा। अब इसी को मैं अगर तालाब में बना दूं तो प्रश्न आता है, तालाब में जैव भार का पिरामिड उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कैसे? ये हमारा तालाब में क्या होगा? जो उत्पाद होगा यानी जलीय जीव होंगे उनका वजन कम होगा, और छोटी जो मछलियां होंगी उनका वजन ज्यादा होगा, जलीय जो उत्पाद है उनसे, जलीय जीव से। और सबसे जो बड़ी मछली है उनका वजन बहुत ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं संख्या की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन अगर भार की बात करें तो ये पिरामिड उल्टा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट वीडियो इसी का जो भी होगा हम लोग देखेंगे क्या है नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये समझ में आया होगा तो बताना जरूर कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए।